गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम झारखंड सचिवालय पेपर 2 यानी हिंदी की जो सिलेबस है उसके अंतर्गत 3 नाटकें पढ़नी है। 2 नाटक हमने ऑलरेडी पढ़ रखी है। आज हम तीसरी नाटक आधे अधूरे पे चर्चाएं करेंगे और इनसे बनने वाले सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखेंगे। चर्चा के क्रम में आज हम सबसे पहले लेखक परिचय ना देखकर पहले नाटक की सारांश देखेंगे, फिर नाटक के पात्र परिचय देखेंगे और उसके बाद नाटक से बनने वाले सारे महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे और सबसे लास्ट में हम लेखक से रिलेटेड सारी चीज़ों की चर्चाएं करेंगे। अगर हम बात करें नाटक आधे अधूरे की, तो इस नाटक के जो लेखक है राकेश मोहन है। इस नाटक के लेखक की अगर बात की जाए तो राकेश मोहन है। इस नाटक के अंतर्गत अगर हम सारांश देखें तो इस नाटक के अंतर्गत एक पारिवारिक समस्या को दिखाया गया है कि कैसे एक हंसता खिलता परिवार टूट के बिखर जाता है। नाटक में एक सावित्री नाम की लेडी है जो लगभग 40 साल की है। नाटक में एक 40 साल की लेडी है जिनका नाम सावित्री है, जिनके पति हैं महेंद्र नाथ एक दो बिजनेस स्टार्ट करने का कोशिश करता है लेकिन असफल होता है, जिनकी वजह से वो घर में बैठा हुआ है और कोई काम भी नहीं कर रहा है। और यहाँ पे जो घर की खर्चा चलाने की बात की जाए, पूरे परिवार की जिम्मेदारी की बात की जाए तो ये जिम्मेदारी सावित्री उठाए हुए है। सावित्री ऑफिस में काम करती है और पूरे परिवार की देख रेख करती है। बट सावित्री की एक कमज़ोरी है। कमज़ोरी ये है कि इनका 3-4 मर्दों के साथ अफेयर है और यही बात महेंद्र नाथ को कभी अच्छा नहीं लगता है। सावित्री की एक बेटा भी है जिनका नाम है अशोक। बड़ा बेटा है, 21 साल का लगभग इसका एज है, बट ये भी कहीं काम नहीं कर रहा है, ये भी घर में बैठा हुआ है। तो ज़्यादा जिम्मेदारियाँ सावित्री पे है। इनकी एक बेटी है, बड़ी बेटी है बिन्नी और छोटी बेटी है किन्नी। बड़ी बेटी का नाम बिन्नी और छोटी बेटे का नाम किन्नी। अब क्या है, ये जो बिन्नी है ना, इसकी भी अलग ही कारनामे हैं। ये बिन्नी जो है अपनी माँ के पुराने प्रेमी मनोज के साथ ही भाग जाती है और भागकर शादी कर लेती है। अपनी माँ के पुराने प्रेमी मनोज के साथ ही भाग जाती है और भाग के शादी कर लेती है। अब बात रही किन्नी की, तो किन्नी 13 साल की है जो स्कूल में पढ़ती है। बट ये क्या, एक विद्रोही नेचर का है, जो घर का जो माहौल देखती है ना, कभी इसे अच्छा नहीं लगता। तो ये बात बात में विरोध किया करती है। किन्नी जो है बात बात में विरोध किया करती है, क्योंकि इनके जो माता हैं और पिता हैं यानी महेंद्र नाथ जो हैं और माता जो इनकी हो गई सावित्री, ये दोनों के बीच में हमेशा टकराव होता है। रीज़न है ना कि अगर कोई लेडी किसी और पुरुष से बातें करता है या उसके साथ अफेयर रखती है तो कभी भी ये बातें उसके पति को अच्छा नहीं लगता है, चाहे उसकी पत्नी उसे कमा के खिलाए या ना खिलाए, बट अफेयर किसी के साथ बर्दाश्त नहीं करना चाहता है। इन दोनों के बीच में हमेशा झगड़ा होता है। इसी बीच में क्या होता है कि एक बार झगड़ा होता है और महेंद्र नाथ घर छोड़ के चला जाता है। महेंद्र नाथ घर छोड़ के चला जाता है। उसके जो दोस्त हैं जुनेजा, यानी महेंद्र नाथ का एक दोस्त है जुनेजा, उसको समझाने के लिए आता है, सावित्री को समझाने के लिए आता है कि ऐसा वो ना करे। बट सावित्री कहता है कि सब तेरी वजह से हुआ, यानी सब जुनेजा की वजह से, ऐसा आरोप सावित्री लगाती है। बट जुनेजा ये जानता है कि इसमें गलतियां लगभग सावित्री की है, क्योंकि वो हमेशा किसी न किसी पुरुषों के साथ वार्तालाप की चेष्टा करती है। और एक बार जुनेजा के साथ भी वो ऐसे ही बात करने का कोशिश की थी, बट जुनेजा पहले ही जान चुका था, भाग चुका था, तो उसने डिस्टेंस अपना बना लिया था। अब क्या है कि जो सावित्री की जो बॉस है वह बॉस है सिंघानिया। अब सिंघानिया को वो बार बार अपने घर में लाती इस बहाने से कि वो अशोक को जॉब देगा, पर इसका बहाना, इसका इंटेंशन कुछ और था पर दिखाती कुछ और थी। तो इसी बीच में काफ़ी ज़्यादा झगड़ा बढ़ जाता है। तो वो तो महेंद्र नाथ छोड़ के घर चला ही गया। अब ये सावित्री जो है कुछ दिन के बाद जब घर में और परेशानी होने लगता है, बच्चों के साथ भी झगड़ा होने लगती है, तो ये भी घर छोड़ के चली जाती है कि मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी, और घर छोड़ के चली जाती है। बट जिस यार के साथ वो जाना चाहती थी उस यार ने इसे ले जाने से इनकार कर दिया, यानी सावित्री को अपने घर ले जाने से, अपना वाइफ बनाकर ले जाने से इनकार कर दिया। क्योंकि पुरुषों की एक नेचर होती है खास करके, वो अफेयर्स किसी के साथ चला लेगा, बट अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार बहुत कम ही पुरुष होते हैं जो करते हैं।
सावित्री के साथ भी ऐसा हुआ, वापस उसे फिर अपने घर ही आना पड़ता है। तब तक उधर जो महेंद्र नाथ जी हैं जुनेजा के घर चले हुए होते हैं, उन्हें हार्ट अटैक आता है, तो अशोक जाके अपने पिता को घर लाता है और इसी के बीच में ये स्टोरी ऐसे ही चलती है और ख़त्म हो जाती है। यानी कहने का मतलब ये है केवल इस स्टोरी में एक परिवार की समस्या को दिखाया गया है कि कैसे एक परिवार बिखरता है और कैसे बाहर के लोग जो हैं परिवार को तोड़ने में कितना हेल्प करते हैं, यानी परिवार को तोड़ने में फुल सपोर्ट करते हैं। इसलिए दोस्त कभी भी किसी बाहर के लोगों में आकर अपने घर परिवार से रिश्ता नहीं तोड़ना चाहिए। ये था इस नाटक का सारांश। अब अगर हम नाटक की पात्रों की बात की जाए तो पात्र तो सारांश के दौरान आए ही, अब उसमें कुछ चर्चाएं कर लेते हैं। ये जो सबसे पहला पात्र है महेंद्र नाथ, जिसे पुरुष एक कहा गया, इस नाटक की एक और खासियत है दोस्त, इसमें पुरुष एक, पुरुष दो, पुरुष तीन, पुरुष चार ऐसे करके करैक्टर आए हैं। तो पुरुष एक की बात किया जाए तो महेंद्र नाथ हो जाएगा, वो महेंद्र नाथ हो जाएगा। महेंद्र नाथ काले सूट वाला आदमी है, काले सूट वाला आदमी। अगर काले सूट वाला आदमी करके क्वेश्चन आएगा दोस्त तो वो हो जाएगा पुरुष एक महेंद्र नाथ, जो हमने बताया कि सावित्री का पति भी है। और इसका जो वेशभूषा है पतलून कमीज, ये पहनने का क्या काम करता है, पतलून कमीज करता है, पतलून कमीज पहनता है जनरली। ये इनका जो वेशभूषा था वो पतलून कमीज हो गया। नाटक में जुनेजा का मित्र है, ये जो नाटक है ना आधे अधूरे, उसमें ये जुनेजा का मित्र है। बिन्नी किन्नी और अशोक का पिता भी है, बिन्नी किन्नी और अशोक का पिता भी है। बिन्नी किन्नी बहन है, ये उनका लड़का है और ये उनका पुत्री हो गया। व्यापार में असफल होने पर घर में बेकार बैठा था, घर में ये बेकार बैठा था। दूसरा जो पुरुष है जिसको कहा गया पुरुष दो, ये हो जाएगा आपका सिंघानिया। यही सिंघानिया सावित्री की बोस थी, यही सिंघानिया सावित्री की बोस थी। पुरुष दो के रूप में पतलून और बंद गले का कोट पहनता है, पतलून और बंद गले का कोट। और पतलून और कमीज की बात की जाए तो पुरुष वन, पतलून और कमीज की बात की जाए तो पुरुष वन यानी महेंद्र नाथ। और पतलून और बंद गले का कोट की बात करेंगे तो पुरुष तो यानी सिंघानिया। अपने आप से संतुष्ट है फिर भी आशावंतित। आप जानते हैं पुरुष हमेशा आशंकित ही रहता है, बाकी अपने आप से संतुष्ट है, एक अच्छी खासी सैलरी भी है इनके पास। पुरुष तीन की बात करें तो जगमोहन हो जाएगा, सावित्री का प्रेमी है। जगमोहन सावित्री का प्रेमी है। लास्ट में ये जगमोहन के साथ ही भागना चाहती, मतलब उसी के साथ जले जाना चाहती, बट जगमोहन नहीं ले जाता है। पुरुष तीन के रूप में पतलून टी शर्ट, ये हो गया पतलून टी शर्ट। पतलून कमीज की बात करेंगे तो पुरुष वन हो जाएगा। उसके बाद अगर दूसरी बात करें तो ये हो जाएगा पतलून और बंद गले का कोट, पतलून और बंद गले का कोट तो पुरुष दो हो जाएगा सिंघानिया। और तीसरा जो हो जाएगा आपका पतलून और टी शर्ट, तब हो जाएगा आपका पुरुष तीन यानी जगमोहन। पतलून और टी शर्ट की बात करेंगे, ये हमेशा सिगरेट पीने का काम करता है, डब्बा हमेशा साथ में रहता है और सिगरेट पीता रहता है। पुरुष चार की बात करें तो जुनेजा हो जाएगा। ये जुनेजा जो है वो पतलून के साथ पुरानी काट का लंबा कोट पहनते हैं, पुरानी काट का लंबा कोट पहनते हैं। और यही जुनेजा जो चौथा पुरुष है ये आपका अशोक नहीं, उनके पिता महेंद्र नाथ का दोस्त भी है। और इसी पे लास्ट में सावित्री आरोप लगा देती है कि तुम्हारी वजह से ही मेरा महेंद्र नाथ ऐसे घर में बैठा रहता है, कुछ काम नहीं करता है, तुमने ही मेरे महेंद्र नाथ को बर्बाद किया है। ये सारा आरोप लगा देती है सावित्री जुनेजा पे ही। अशोक सावित्री और महेंद्र नाथ का पुत्र है, 21 वर्ष लगभग इसका एज है। घर पर रहकर पेपर से फ़ोटो काटा रहता है, यानी पेपर काटने वगैरह का काम किया करता है। पढ़ाई छोड़ दी है, 21 साल का है, पढ़ाई छोड़ दी है, स्नातक में फेल हो गई है। शिक्षा में अगर बात की जाए तो स्नातक में ये फेल हो गया। मनोज जो है ये एक टाइम में कहा जाए तो बिन्नी की माँ का प्रेमी था, लास्ट में बिन्नी का पति बनता है क्योंकि ये बिन्नी को लेके भाग जाता है। मनोज जो है बिन्नी को लेके ही भाग जाता है। केवल संवाद में नाम आया है, कहने का मतलब ये है कि नाटक में इसका पात्र का केवल चर्चा आया है, कोई पात्र को दिखाया नहीं गया है। और बड़ी लड़की का हमदर्द जिसके साथ वह भाग जाती है। हमदर्द कहने का मतलब वही उसका प्रेमी है, बड़ी लड़की का प्रेमी है, पति भी बनता है, बट एक टाइम में ये इसकी मम्मी का भी प्रेमी था। सावित्री बात किया जाए तो सावित्री महेंद्र नाथ की पत्नी है, एक कामकाजी उच्च महत्वाकांक्षा मध्यवर्गीय महिला पात्र है। सावित्री आधे अधूरे नाटक का केंद्रीय पात्र भी है क्योंकि पूरी नाटक इसी के इर्द गिर्द घूमती है।
सावित्री का 4 पुरुषों के संपर्क में आती है। यहाँ दिखाया गया इस नाटक में 4 पुरुषों के साथ इसका संपर्क। एक सिंघानिया है जो उसका बॉस है, एक जगमोहन है जो दिल्ली वापस आता है, पहले छोड़ के जाता है, मनोज जो उसका बेटी का ही पति है जिससे पहले अफेयर था, बाद में बेटी ने शादी कर ली, और जुनेजा जो है वो इसी का दोस्त है। इसी का दोस्त कहने का मतलब महेंद्रनाथ का ही दोस्त है। सावित्री का एज लगभग 40 वर्ष है। इसके बाद अगर बात किया जाए तो बिन्नी, किन्नी और अशोक की माता भी हो जाएगी यही। सावित्री जो है बिन्नी, किन्नी और अशोक का माता भी है। सावित्री पूरे घर की आय का एकमात्र स्रोत भी है। बिन्नी बात किया जाए तो महेंद्रनाथ और सावित्री की बड़ी पुत्री है। बिन्नी का उम्र 20 वर्ष बताया गया है। घर से भागकर या मनोज से शादी कर लेती है। आर्थिक स्थिति अच्छे रहने के बाद भी खुश नहीं है। इसकी आर्थिक स्थिति अच्छी है क्योंकि मनोज अच्छा पैसा कमाता है, पर फिर भी इंटरनली इसे भी सेटिस्फैक्शन नहीं है। पात्र अशोक की बहन है। ये जो बिन्नी है वो अशोक की बहन भी है। किन्नी महेंद्रनाथ और सावित्री की छोटी पुत्री हो जाएगी। छोटी पुत्री 12 से 13 साल उम्र है, स्कूल में पढ़ाई कर रही है। किन्नी के एक मोजे में सुराख है, ये चर्चा आई थी केवल स्टोरी में। घर के वातावरण के कारण ये हर बात पे विद्रोह करती है, मैंने सारांश के दौरान बताया भी। पात्र अशोक की बहन भी है, पात्र अशोक की बहन है। और इसकी एक सबसे बड़ी खासियत है कि ये जो है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बन सकता है, ये ऑलवेज जो है ना कैसानोवा पत्रिका को छुप छुप कर पढ़ा करती थी। कैसानोवा पत्रिका को छुप छुप कर पढ़ा किया करती थी क्योंकि इस पत्रिका में अश्लील बातें हुआ करते थे, इसलिए छुप छुप कर पढ़ा करती थी। और जो सुरेखा है वो किन्नी की सहेली है। सुरेखा जो है वो किन्नी की सहेली है और केवल संवाद में भी इसका नाम आया है, बाकी कोई करेक्टर इसमें नहीं है। और ये वारना जो है, वारना जो है अशोक की प्रेमिका है। वारना जो है अशोक की प्रेमिका। ये हो गया नाटक का सारांश। तो आप विश्वास रखना दोस्त, अगर आप पूरी वीडियो देखते हैं तो इस नाटक से सारे प्रश्न इतनी बार आपको रिवीजन हो जाएंगे कि दोबारा देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और सारे प्रश्नों को आप बहुत अच्छे से जवाब भी दे पाएंगे। अब इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करें तो इस नाटक को मील का पत्थर भी कहा जाता है। इस नाटक को मील का पत्थर भी कहा जाता है। रंगमंच की दृष्टि से आधे अधूरे नाटक को प्रयोगशील नाटक कहा जाता है। कैसा नाटक कहा गया? प्रयोगशील नाटक कहा गया और मील का पत्थर भी कहा गया। किस नाटक को? तो आधे अधूरे नाटक को। आधे अधूरे नाटक को साहित्य के क्षेत्र में अगर हम राकेश की बात किया जाए तो ये जो है ना अपने समकालीन लेखकों में महानायक कहे जाते थे। जितने भी राकेश के समय के समकालीन लेखक थे उन लेखकों में इसे महानायक कहा जाता था। आधे अधूरे नाटक 1969 में प्रकाशित होती है और जो नाटक है इसकी पहली बार ओम शिवपुरी के निर्देशक में दिल्ली में 1969 में मंचन किया गया था। दिल्ली में 1969 में मंचन किया गया था। इसका मतलब हो गया कि खेला गया था इसे। यह नाटक धर्मयुग साप्ताहिक पत्रिका में 1969 को प्रकाशित हुई थी। यह नाटक धर्मयुग साप्ताहिक पत्रिका में 1969 को प्रकाशित हुई थी। 4 पुरुषों की भूमिका मात्र वस्त्र परिवर्तन के आधार पर है। जो 4 पुरुष हैं उसके वस्त्र के अकॉर्डिंग इसमें दिखाया गया भूमिका। पुरुष 1 महेंद्रनाथ, पुरुष 2 सिंघानिया, पुरुष 3 जगमोहन और पुरुष 4 जुनेजा। ये चारों याद रखना दोस्त, कौन पुरुष 1 है, कौन 2 है, कौन 3 है, कौन 4 है। अब हम आ जाते हैं प्रश्नों पे। आधे अधूरे नाटक की रचना है, किसकी रचना है? तो ये राकेश मोहन की रचना है। मोहन राकेश की रचना है। आधे अधूरे नाटक किनकी रचना है? मोहन राकेश की रचना है। मोहन राकेश का मूल नाम क्या था? तो मदन गोपाल राकेश। मोहन राकेश का मूल नाम मदन गोपाल राकेश हो जाता है। मोहन राकेश का जन्म कब और कहाँ हुआ? मोहन राकेश का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो अमृतसर में 1925 को होता है। अमृतसर में 1925 को होता है। मोहन राकेश की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो दिल्ली में 1972 को होती है। मोहन राकेश की मृत्यु दिल्ली में 1972 ईस्वी को होती है। आधे अधूरे नाटक का पहला मंचन, आधे अधूरे नाटक का पहला मंचन किया तो कहाँ पे किया गया? तो दिल्ली में। आधे अधूरे नाटक का पहला मंचन दिल्ली में हुआ था। पहला मंचन दिल्ली में। नाटक आधे अधूरे के पहले मंथन के निर्देशक कौन थे? पहले मंचन के निर्देशक कौन थे? ओम शिवपुरी। कौन हो जाएंगे? ओम शिवपुरी। आधे अधूरे नाटक में कुल कितने अंक हैं? तो आधे अधूरे नाटक में यहाँ पे तो 4 अंकों की चर्चा की गई और चारों अंक जो है ना आपको एक ही महल में दिखेगा और वो हो जाएगा सावित्री का घर यानी महेंद्रनाथ की घर। आधे अधूरे नाटक में मुख्य पात्रों की संख्या कितनी है? तो टोटल 8 पात्र हैं। मुख्य पात्र 8 हो जाएंगे। मोहन राकेश कृत आधे अधूरे नाटक में काले सूट वाला आदमी क्या पीता है? काले सूट वाला आदमी हमेशा सिगार पीने का काम करता है। क्या पीने का काम करता है? सिगार। नाटक आधे अधूरे में
पुरुष एक पात्र का नाम क्या है? पुरुष एक पात्र का नाम महेंद्रनाथ। ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे दोस्त इसमें। पुरुष एक पात्र का क्या नाम है? महेंद्रनाथ। महेंद्रनाथ की पत्नी का क्या नाम था? तो सावित्री। क्या नाम था? सावित्री। महेंद्रनाथ के लड़के का क्या नाम था? महेंद्रनाथ के लड़के का क्या नाम था? तो अशोक नाम हो जाएगा। महेंद्रनाथ के लड़के का नाम अशोक। महेंद्रनाथ की कुल कितने संतानें थे? 3 संतानें थी, जिसमें से एक बेटा था अशोक और 2 बेटी बिन्नी और किन्नी। बिन्नी और किन्नी। नाटक आधे अधूरे में छोटी लड़की का क्या नाम था? तो किन्नी था छोटी लड़की का नाम। 13 वर्ष लगभग इसका एज था। 13 वर्ष लगभग इसका एज था। स्त्री ने किसे अपने, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, स्त्री ने किसे अपने लड़के की सिफारिश के लिए घर बुलाया था? स्त्री यानी सावित्री की बात की जा रही है, ने किसे अपने लड़के की सिफारिश के लिए घर बुलाया था? तो सावित्री की बॉस जो थी ना सिंघानिया, इसी को ये बुलाया करती थी अपने घर अपने लड़के की नौकरी को सिफारिश को लेकर। सावित्री के बॉस का नाम क्या था? वही सिंघानिया इनके बॉस का नाम है, जिसको ये अपने घर भी बुलाया करती थी नौकरी के बहाने। नाटक आधे अधूरे में पुरुष एक का पहनावा है पतलून कमीज। पुरुष एक यानी महेंद्रनाथ क्या पहनता है? पतलून और कमीज। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, नाटक आधे अधूरे में पुरुष 2 का पहनावा है। नाटक आधे अधूरे में पुरुष दो का पहनावा है। तो सिंघानिया को पुरुष 2 कहा गया है। तो पतलून बंद गले का कोट यानी सिंघानिया साहब ये पहना करते थे, जो बॉस भी हैं किनकी? सावित्री का। नाटक आधे अधूरे में पुरुष 3 का पहनावा है। पुरुष 3 जो है पतलून टी शर्ट यानी जगमोहन की बात की जा रही है। पुरुष 3 यानी जगमोहन की बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष एक कुर्सी पर बैठकर क्या पढ़ता है? पुरुष एक यानी बात की जाए तो महेंद्रनाथ की बात हो रही है, तो क्या पढ़ता है कुर्सी पर बैठकर? तो सुबह का अखबार पढ़ता है। इस अखबार को लेकर भी झगड़ा होता है उसकी पत्नी और उसके बीच में कि कहाँ से ले आया तुम अखबार खरीदने के लिए पैसा। तो यहाँ भी झगड़ा होता है, यानी बहुत किचपिच होता है दोनों पति पत्नी के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष एक स्त्री से किसके घर जाने की बात कहता है? तो सिंघानिया के घर जाने की बात करता है। पुरुष एक स्त्री से किसके घर जाने की बात करता है? तो सिंघानिया के घर जाने की बात की जाती है। आधे अधूरे का प्रकाशन प्रथमा कितने अंकों में हुआ था? जो पहली बार इस नाटक का प्रकाशन हुआ था टोटल कितने अंकों में हुआ था? तो 3 अंकों में हुआ था। कितने अंक में? 3 अंक में। नेक्स्ट है आगे का जो क्वेश्चन है, स्त्री ना करता मदद तो उतना नुकसान तो ना होता जितना उससे मदद करने से हुआ। महेंद्रनाथ से यह बात स्त्री किसके संदर्भ में कह रही है? तो सिंघानिया के समय में कह रही है। किसके संदर्भ में? सिंघानिया के संदर्भ में कहा जा रहा है कि अगर स्त्री ना करता मदद तो उतना नुकसान तो ना होता जितना उसके मदद करने से हुआ है। क्योंकि महेंद्रनाथ इस बात को समझता है कि स्त्री की मदद करने की वजह से इसका बहुत ज़्यादा ही नुकसान हुआ। एक तो उसकी जो वाइफ है वो किसी और के साथ जाने को तैयार रहती है, और दूसरी चीज़ें ये है कि महेंद्रनाथ को घर में एकदम से थोड़ा सा भी इज्जत नहीं मिलता, यानी एक कुत्ते से भी बदतर स्थिति महेंद्रनाथ की हो जाती है। इसीलिए वह फाइनली घर छोड़कर जाता है अपने दोस्त चुने जगह यहाँ पे। नेक्स्ट जो है, बड़ी लड़की अपनी ममा से कितने पैसे छूटे मांगती है? तो 50 पैसे छूटे मांगती है। इस कहानी में दिखाया गया है कि 50 पैसे छूटे मांगती है। अगर बड़ी लड़की ना इसके घर आते तो इसे लगता है बड़ी लड़की घर क्यों आया, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो गया उन दोनों पति पत्नी के बीच में। तो वह कहती कि मुझे केवल 50 पैसे के छूटे चाहिए। पुरुष एक ने कितने पैसों की अखबार खरीदी थी? तो पुरुष एक ने 5 पैसे की अखबार खरीदी थी। कितने पैसे की? 5 पैसे की अखबार खरीदी थी। महेंद्रनाथ की बड़ी लड़की किसके साथ भाग गई थी? तो मनोज के साथ भाग गई थी। अपने माँ का पुराना प्रेमी के साथ मनोज के साथ भाग गई थी। बच्चे महेंद्रनाथ को क्या कहकर पुकारते थे? तो डैडी कहकर पुकारते थे। क्या कहकर पुकारते थे? तो डैडी कहकर पुकारते थे। पुरुष एक किसके दिल्ली ट्रांसफ़र की बात कहता है? पुरुष एक यानी महेंद्रनाथ जगमोहन की दिल्ली ट्रांसफ़र की बात करता है। जगमोहन की दिल्ली ट्रांसफ़र की बात की जाती। आधे अधूरे को 1969 में किस तिथि को देशांतर में अभिचित किया था? 2 मार्च को। कब दिखाया गया था? 2 मार्च को। यानी 1969 में जो आधे अधूरे नाटक की जो मंचन हुई थी वो 2 मार्च को हुई थी। 2 मार्च 1969 को हुई थी।
बिन्नी किसके डर से नौकरी नहीं करती थी? तो अपने पति के डर से नौकरी नहीं करती थी। जब बिन्नी के घर न सिंघानिया साहब आए थे तो बिन्नी की जो खूबसूरती थी उसे देखकर बोली थे कि ये काम नहीं करते हैं क्या, ये काम नहीं करना चाहती है क्या? तो वही बिन्नी की माँ जो है सावित्री, वो सिंघानिया साहब से कहते हैं कि नहीं, ये अपने पति के डर से काम नहीं करना चाहती है, बाकी काम करने का इच्छा बिन्नी को भी है। महेंद्र नाथ के सबसे बड़े संतान का नाम क्या था? तो अशोक था। सबसे बड़े संतान का नाम लगभग 21 साल का था। नेक्स्ट है, छोटी लड़की का फाउंडर्स डे पीटी के लिए 3 नए किट बनवाने को किसने कहा था? तो मिस बनर्जी ने। मिस बनर्जी ने छोटी लड़की को फाउंडर्स डे के दिन पीटी के लिए 3 नए किट बनवाने को कहा गया था। किसे? मिस बनर्जी को। मिस बनर्जी ने कहा था। किसे? तो छोटी लड़की यानी किन्नी को कहा था। किसे कहा था? किन्नी को। और ये जो मिस बनर्जी है वो किन्नी की मैम है, किन्नी की मैम है। छोटी लड़की की उम्र क्या थी? 13 वर्ष की छोटी उम्र की लड़की का लगभग था 13 वर्ष था। महेंद्र नाथ हफ्ते के किस दिन घर से बाहर चला जाता था? शुक्र और शनिचर को। शुक्रवार और शनिचर को हफ्ते के 2 दिन महेंद्र नाथ घर से बाहर चला जाता था अपना मन बहलाने के लिए, क्योंकि पत्नी के साथ उनका बर्ताव सही नहीं था। सिंघानिया की तनख्वाह कितनी थी? सिंघानिया की तनख्वाह 5000 थी। सिंघानिया की तनख्वाह 5000 थी, जो सावित्री के बॉस हैं। स्त्री ने अपने लड़के अशोक को कहाँ नौकरी दिलाई थी? अशोक को कहाँ नौकरी दिलाई? तो एयर फ्रेज में नौकरी दिलाई थी एक बार, बट वहाँ पे छोड़ दिया था अशोक काम करने के लिए। आधे अधूरे में निहित नहीं है तो सुखी पारिवारिक प्राचीन रूढ़ियों के मिथक का टूटना, ये सब इसमें निहित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक पेड़ पर किसके चित्र बनाता है? अशोक पेड़ पर किसका चित्र बनाता है? तो सिंघानिया साहब का चित्र बनाता है। अशोक जो है ना, पेड़ पे कागज़ जो होता है ना उस पर चित्र बनाने का काम करता है, तो सिंघानिया का चित्र बनाता है। अशोक के घर जब सिंघानिया आता है तो सिंघानिया के साथ अशोक बड़ा हंसी मजाक करता है, क्योंकि अशोक को भी सिंघानिया अच्छा नहीं लगता था। उसी का फिगर बनाता है पेड़ पर, जिसमें सिंघानिया को सींग लगाने की बात की जाती है, बट उसमें दिखाया नहीं गया है। आधे अधूरे में समानता प्रमुखता स्थापित करता है तो सभी पुरुष पात्रों में। समानता स्थापित करता है तो सभी पुरुष पात्रों में। नेक्स्ट आपका आ जाता है, किन्नी किसे घर की बातें बता रही थी कि अशोका ने पकड़ लिया? तो सुरेखा को बता रही थी। घर की बातें किन्हें बता रही थी? सुरेखा को बता रही थी, जिसमें कुछ अपशब्द चीज़ों का भी प्रयोग करके रखी थी किन्नी ने, जिसको अशोक ने पकड़ लिया और लास्ट में पीटा भी था। आधे अधूरे नाटक का नाट्य स्थल है मकान का बैठने का कमरा। मकान में जहाँ बैठने का जो कमरा होता है ना, सबसे स्टार्टिंग में, जैसे आप लोग या हम लोग उसे कहते हैं बरंडा कहते हैं या हॉल कहते हैं, वहीं पे ये पूरे आधे अधूरे नाटक का मंचन हुआ है बैठने का स्थान को लेकर। जगमोहन सावित्री को क्या कहकर पुकारता था? ये जो जगमोहन जो है ना, वो सावित्री को कुक्कू कहकर पुकारा करता था। क्या कहकर पुकारा करता था? तो कुक्कू कहकर पुकारा करता था। कुक्कू। जगमोहन सावित्री को क्या कहकर पुकारता था? कुक्कू। आप जानते हैं कि प्यार से लोग एक दूसरे का छोटा नाम प्यार से पुकारा करते हैं, वही जगमोहन जो है वो सावित्री को कुक्कू कहकर पुकारता था। छोटी लड़की क्यों रो रही थी? अशोक के पीटने की वजह से। छोटी लड़की अशोक के पीटने की वजह से रो रही थी। अशोक और छोटी लड़की के बीच भी, यानी किन्नी के बीच भी काफ़ी ज़्यादा झगड़ा होती रहती है, क्योंकि दोनों के बीच में कभी बनता ही नहीं है। नेक्स्ट है, जगमोहन की गाड़ी थी। तो जगमोहन की जो गाड़ी थी ना, वो न्यू इंडिया की थी। जगमोहन की जो गाड़ी थी वो न्यू इंडिया की गाड़ी थी। आधे अधूरे नाटक के मध्यवर्गीय परिवार उद्देश्यता विशेषता प्रस्तुत होता है तो आधुनिक परिवार में। कैसा? इस नाटक में आधुनिक परिवार की समस्याओं को चित्रित किया गया है। महेंद्र नाथ को किसका दौरा पड़ता है? तो महेंद्र नाथ को दिल का दौरा पड़ता है। महेंद्र नाथ को दिल का दौरा पड़ता है, दिल का दौरा। जुनेजा महेंद्र नाथ की इस हालत का जिम्मेदार किसे मानती है? सारांश के दौरान मैंने बताया कि जुनेजा महेंद्र नाथ की इस हालात का जिम्मेदार किसे मानता है? तो वो तो सावित्री को मानता है। जुनेजा कहता है सावित्री ने उसे बर्बाद किया, बट सावित्री कहता है कि जुनेजा तुमने मेरे पति को बर्बाद किया है। आधे अधूरे में प्रयुक्त शैली नहीं है, तो आलोचनात्मक प्रयुक्त शैली नहीं है। बाकी काफ़ी ये एक कहा जाए तो काफ़ी भावपूर्ण स्टोरी थी, जहाँ पे दिखाया गया है एक पति और एक पत्नी की लाचारी को, और इन दोनों की समस्याओं के बीच में जो उनके बच्चे हैं उन्हें भी एक अच्छी परवरिश नहीं मिल पाती है, और बच्चे की भी जो शिक्षा है वो भी बाधित होती है। अब हम नाटक पूरी कंप्लीट करने के बाद आज हम लेखक परिचय देखेंगे। लेखक परिचय हमें पहले देखना चाहिए था दोस्त, लेकिन इस जो लेखक है ना राकेश मोहन, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्टोरियाँ कहानियाँ लिखे हुए हैं, तो इन सारी चीज़ों को देखना स्टार्टिंग में बोरिंग लगता,
इसलिए अब हम यहाँ पे जो चर्चाएं करेंगे लेखक से संबंधित, उसमें कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिसे आपको याद रखनी है वो मैं चर्चाएं करूँगा। जो राकेश मोहन जी हैं उनका 8 जनवरी 1925 को जन्म होता है। 8 जनवरी 1925 को जन्म होता है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्त। जन्म कहाँ होता है? तो जन्म स्थान आपका अमृतसर हो जाएगा। जन्म स्थान आपका कहाँ हो जाएगा? अमृतसर। अमृतसर यानी पंजाब में। 3 जनवरी 1972 को निधन है। 3 जनवरी 1972 को निधन हो जाएगा। 3 जनवरी 1972। ये 3 चीज़ें कभी मत भूलिएगा दोस्त, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। मूल नाम था मदन मोहन उलगानी। मदन मोहन उलगानी कहिए, आप मदन गोपाल मोहन कहिए, ये दोनों नाम था। मूल नाम किनका? राकेश मोहन जी का नाम। पिता थे इनके करमचंद गुगलानी। करमचंद गुगलानी। करमचंद गुगलानी। अगर इनके द्वारा लिखी गई उपन्यास की हम बात करें तो इन्होंने 3-4 से ज़्यादा उपन्यास लिखी है, जिनमें से अगर सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण उपन्यास की बात करें तो अंधेरे बंद कमरे हैं। अंधेरे बंद कमरे हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट उपन्यास है इनके द्वारा लिखी गई। अंधेरे बंद कमरे, जिनका प्रकाशन वर्ष 1961 है। जिनका प्रकाशन वर्ष 1961 है। नहाने वाला कल भी इनके द्वारा लिखी गई है। अंतराल भी इन्हीं का है। और कांपता हुआ दरिया, नीली रोशनी की बाहें। नीली रोशनी की बाहें जो अप्रकाशित उपन्यास है। अगर ये भी पूछते कि अप्रकाशित उपन्यास मदन मोहन राकेश जी का कौन सा है, तो नीली रोशनी की बाहें। नीली रोशनी की बाहें। ये जो PDF है ना दोस्त, वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आप टेलीग्राम में सर्च करना JSSC हिंदी करके, वहाँ आपको मिल जाएंगे। और अगर आप चाहें तो सारे उपन्यास वगैरह को याद कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप भूलते भी हैं तो अंधेरे बंद कमरे 1961 और नीली रोशनी की बाहें जो अप्रकाशित है, ये 2 उपन्यास जरूर याद रखिएगा दोस्त। इनके द्वारा कहानियाँ भी लिखी गई, जो काफ़ी ज़्यादा कहानियाँ लिखी हुई है। इनमें अगर हम प्रमुख कहानियों की बात की जाए तो सबसे पहले जो इनका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो मिसपाल है। मिसपाल 1967 में जो कहानी लिखी गई है, मिसपाल 1967 में, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिर इंसान के खंडहर। इंसान के खंडहर भी इनका इम्पोर्टेंट है, जिसे 1950 में लिखा गया है। बाकी कहानी की बात करें तो नए बादल हो जाएगा, जानवर और जानवर हो जाएगा, एक और ज़िंदगी हो जाएगा, फौलाद का आकाश हो जाएगा, फौलाद का आकाश, मलबे का मालिक, आज के साए, आज के साए, रोए रेसे, मिले जुले चेहरे, एक एक दुनिया और पहचान, एक एक दुनिया और पहचान। तो ये इनके हैं कहानियाँ जो लिखी है। पर इंसान के खंडहर और मिसपाल, ये 2 कहानियाँ जो है इसे मत भूलिएगा दोस्त। कहानी संग्रह की बात की जाए, वो सारी कहानियाँ थे, अब यहाँ पे है कहानी संग्रह। तो कहानी संग्रह में जो वारिस करके इनका जो है, वारिस नामक जो कहानी है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बाकी 2 और है, एक है क्वार्टर और एक है पहचान। एक है क्वार्टर और एक है पहचान। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वारिस। अब आ जाते हैं इनके द्वारा लिखी गई नाटकें। इनके द्वारा जो नाटकें लिखी गई, उसमें जो नाटक को अभी हमने पढ़ा, आधी अधूरी 1969 में, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद ज़्यादा नहीं है। एक ये हो जाएगा पैर तले की ज़मीन। पैर तले की ज़मीन, क्योंकि ये नाटक उन्होंने पूरा लिख के नहीं कर पाया, और इसके नाटक को लिखा कमलेश्वर जी ने। किसने फिर पूरा किया? कमलेश्वर जी ने। ऐसे पूछा जा सकता है कि पैर तले की जो ज़मीन है, यह नाटक राकेश मोहन की अधूरी थी, इसे पूरा करने का काम किसने किया? तो कमलेश्वर जी ने। बाकी नाटक है आषाढ़ का एक दिन और लहरों के राजहंस। लहरों के राजहंस। एकांकी की बात की जाए तो इसकी एकांकी में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो हो जाएगा आपके सिपाही की माँ। सिपाही की माँ जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट एकांकी है जो इनके द्वारा लिखी गई है। सिपाही की माँ, सिपाही की माँ। बाकी एकांकी हैं अन्य नाटक के रूप में जो अंडे के छिलके हैं, पयालियाँ टूटती है, तथा बीजक नाटक है, और दूध और दांत हो जाएगा। जो दूध और दांत की बात करें तो यह अप्रकाशित एकांकी है। अप्रकाशित एकांकी है। आत्रा वृत्तांत भी इन्होंने कुछ लिखे हैं। आत्रा वृत्तांत भी है, जिसमें से इनका प्रमुख जो आत्रा वृत्तांत हो जाएगा वो है आखिरी चट्टान। आखिरी चट्टान, आखिरी चट्टान। बाकी है ऊंची झील भी और पतझड़ का रंगमंच भी है। ऊंची झील और पतझड़ का रंगमंच भी है। निबंध की अगर बात किया जाए तो परिवेश इसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। परिवेश सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट निबंध है इनके द्वारा लिखी गई। फिर है रंगमंच और शब्द, बकलम का खुद, साहित्यिक और सांस्कृतिक, ये सारे इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। अनुवाद भी इन्होंने कुछ किए हैं। अनुवाद की बात हम करते हैं तो अनुवाद जो है ना, संस्कृत के शकुंतलम और मृच्छकटिकम ये दोनों का हिंदू का रूपांतरण भी राकेश मोहन जी ने ही किया है। राकेश मोहन जी ने किया है। तो दोस्त इस तरह से हमने नाटक का सारांश, पात्र परिचय, महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ साथ लेखक परिचय को भी देख लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड फिर हम मिलेंगे आपको
दूसरे नेक्स्ट वीडियो के साथ।